हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। मैं परवेश चौहान, फॉर्मली जर्नलिस्ट द ट्रिब्यून चंडीगढ़। आज मिलते हैं डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता से, जो कि फोर्टिस से हैं, जिन्होंने मैकेनिकल थ्रोम्बोवेक्टॉमी स्ट्रोक का उन्नत इलाज किया और 80 वर्षीय महिला की जान बचाई और लकवे को भी ठीक किया। इससे संबंधित उन्होंने एक फिल्म दिखाई और मैकेनिकल थ्रोम्बोवेक्टॉमी के इलाज के बारे में भी बताया। शरीर का एक तरफ से नम हो जाना, लकवा या पैरालिसिस, ये सब स्ट्रोक या ब्रेन अटैक के लक्षण हैं। सही समय पर सही अस्पताल ना पहुंच पाना जानलेवा हो सकता है। अपने आप को इस विषय में जागरूक रखें, क्योंकि आपके अंदर को कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। कल वक्त की कदर। अगर हम पिछले 5-7 साल छोड़ दें तो पिछले 40 सालों से पूरे वर्ल्ड में एक ड्रग थी जो कि शुरू के 4.5 घंटे तक ही दे सकती है। वो जो क्लॉट गया ब्रेन में उसको पिघला देती थी, डिसॉल्व कर देती थी। तो वो जो टाइम विंडो थी वो 4.5 घंटे की थी। और ये मुझे भी मालूम है, आप सबको भी मालूम है कि 4.5 घंटे में बीमारी को रिकॉग्नाइज करना, उसको डायग्नोज करना और ट्रीट करना विद इन 4.5 आवर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज 2 से 3% स्ट्रोक के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल पाती थी, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, और हमारे कंट्री में उसका रेशो, उसकी परसेंटेज 1% से भी कम। लेकिन जो न्यू टेक्निक आई है उसको हम 24 आवर्स तक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। वो नई ट्रीटमेंट क्या है? अब हम बात करें कि ब्रेन में क्लॉट है, तो कितना अच्छा हो कि हम उस क्लॉट को पकड़ के फिजिकली निकाल सकें। सुनने में तो आसान है, लेकिन उसके लिए ब्रेन खोलना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्लॉट निकालना पड़ेगा। सो इसलिए ये नहीं करते थे। लेकिन अब हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें ब्रेन को ओपन किए, यहाँ पे छोटा सा छेद करके या लेग में छोटा सा छेद करके, जैसे हार्ट की स्टेंटिंग होती है, उस तरह से हम उस क्लॉट को ब्रेन से भी निकाल सकते हैं, बिना यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ किए, कोई हेड शेप किए या कोई भी सर्जरी, मेजर सर्जरी की। किस तरह से वो दिखता है उसको मैं, ये क्लॉट है। सो ये जो रेड कलर का पीछे क्लॉट है, इसको हम एक ट्यूब से क्रॉस कर जाते हैं और यहाँ पर एक चीज डालते हैं जो एक तरह का स्टेंट है। डिफरेंस क्या है हार्ट से? ये स्टेंट लेके आते हैं यहाँ पे और ये ट्यूब को हटा के स्टेंट को इस क्लॉट के ऊपर ओपन करते हैं इस तरह से। ये काफी बड़े जूम करके बनाया गया, क्योंकि बहुत ही पतली पतली चीजें या बहुत ही बारीक चीजें हैं। एक बार स्टेंट खोल दिया तो इसके थ्रू ये चैनल बन गया, यहाँ पे फ्लो जाता है, लेकिन क्लॉट अभी भी अंदर है। सो ये जो स्टेंट है, इसकी एक खासियत है कि वो इस क्लॉट को ट्रैप कर लेता है और इसको हम पुल आउट कर सकते हैं। ये अंदर नहीं छोड़ते, स्टेंट को अंदर नहीं छोड़ते। एक बार स्टेंट डाल दिया, क्लॉट को उससे पकड़ लिया, चैनल क्रिएट कर लिया, इस तरह से यू कैन पुल इट आउट।
सो टेक्निकली इट इज वेरी सिंपल है, ये बहुत हाई एंड सर्जरी, जल्दी क्लॉट निकलेगा उतना बेटर पेशेंट को रिकवरी मिलेगा। जिस पेशेंट के मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, ये 19 साल का पेशेंट है। तो आज की डेट में ही इज एबल टू डू एवरीथिंग, ही इज एबल टू वॉक, कॉलेज जाता है, अब जॉब जाता है, तब कॉलेज जाता था, चल सकता है, और ये कंप्लीट पैरालिसिस के साथ है। तो इस तरह के रिजल्ट हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस टेक्निक से देखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कम्स इज कि जाए कहां? स्ट्रोक तो हो गया। नॉर्मली जो मैं पेशेंट देखता हूं उसमें से 60-70% पेशेंट्स ऐसे हैं कि डॉक्टर की हम तो 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए थे, डॉक्टर को लगा स्ट्रोक है, उसने बोला MRI करा के जाओ, MRI करवा के उसकी रिपोर्ट आने में 4 घंटे लगे। उन्होंने सेंटर में भेजा, वहां पे MRI हुई, हम वापस आ गए हॉस्पिटल में, MRI की रिपोर्ट और 2 घंटे बाद आई, फिर में आई, साथ-साथ आ गई, रिपोर्ट 2 घंटे बाद आई, डॉक्टर ने और 1 घंटे बाद देखा, 6-7 घंटे 8 घंटे उसी में निकल गए, डायग्नोसिस बनने में ही। सो स्ट्रोक और हार्ट अटैक ये दोनों चीजें टाइम सेंसिटिव है, इसके लिए आपको उस हॉस्पिटल जाना है जहां पे इसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी सुविधाएं 24/7 है। वो सुविधाएं क्या है जो होनी चाहिए? इमरजेंसी होना जरूरी है, रेडियोलॉजी सर्विसेज उसी हॉस्पिटल में होना चाहिए और 24/7 होना चाहिए। फिर आपको 4 बजे स्ट्रोक आएगा तो घर से आके देखेगा, उससे नहीं होगा। आईसीयू इमरजेंसी 24/7 होना है, और 3 मेडिकल डॉक्टर्स, 3 स्पेशलिटीज, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन। आई एम न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, जब ब्रेन से कुछ निकालना है या रिपेयर करना तो न्यूरो इंटरवेंशन करते हैं। ये सारी सर्जरी, ये सारी सुविधाएं अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन जिस भी हॉस्पिटल में 24/7 365 डेज अवेलेबल है, वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है ऑलरेडी एक्रेडिटेशन के लिए, कि गवर्नमेंट ही बोलते हैं कि ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल टर्शरी केयर के लिए है, ये प्राइमरी केयर के लिए है, पर अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, गाइडलाइंस बनी है, तो धीरे धीरे जैसे आप लोग देखते हैं कि NABH हॉस्पिटल है तो अच्छा होगा, लैब NABL है तो अच्छी होगी, ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी आप चूज कर पाओगे गूगल सर्च करके कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कौन सा है। हर कोई बोलेगा हम स्ट्रोक रेडी है, हर हॉस्पिटल बोलेगा स्ट्रोक रेडी है, पर इस इंफॉर्मेशन से आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे स्ट्रोक रेडी है कि नहीं। गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन या जो जैसे ISI एक्रेडिटेशन होती है, उस तरह की इंडियन एसोसिएशन की एक्रेडिटेशन जल्दी आने वाले सालों में हॉस्पिटल्स में होगी। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। सेलिएंट पॉइंट्स, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या स्ट्रोक। नया क्या है? मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नई ट्रीटमेंट है। डिफरेंस क्या है? पहले 4-4.5 घंटे तक कर सकते थे, अब 24 घंटे तक कर सकते हैं। कहां जाना है? एनी हॉस्पिटल। मैं ये नहीं कहूंगा छोटे सा, जरूरी नहीं। स्ट्रोक इज इम्पोर्टेंट, ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट, हॉस्पिटल इज सेकेंडरी। सो एनी हॉस्पिटल जो स्ट्रोक रेडी है, क्या क्यों स्ट्रोक रेडी है? ये 5-7 सुविधाएं, ये 3-4 तरह के डॉक्टर, जहां छत के नीचे, एक छत के नीचे 24/7 अवेलेबल है, वहां जाना है। लास्ट थिंग, कॉस्टली ट्रीटमेंट। एनीवेयर इन सर्जरी बिटवीन 5 to 6 लाख 7 लाख तक भी लगते हैं। सो हमारी जो कंट्री है, रात को 2 बजे 3 बजे इतना सारा पैसा लेके कोई नहीं चलता ऑफिस, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है, तो हॉस्पिटल पहले पहुंचना प्रायोरिटी है। सो हम ये गाइड करते हैं अगेन पब्लिक को आपके माध्यम से कि आइदर गवर्नमेंट इंश्योरेंस सर्विसेज का लाभ उठाएं, उसमें ये कवर्ड है, फोर्टिस में नहीं है आयुष्मान अभी, पर ये आयुष्मान में कवर्ड है ये ट्रीटमेंट मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, या प्राइवेट इंश्योरेंस ले पहले से टाइम रहते हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट इज गेटिंग कॉस्टली। और खासकर इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो कि पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, पूरा पैरालिसिस से बचा सकती है, दीज आर कॉस्टली ट्रीटमेंट। बट अच्छी बात यह है कि अब इंडिया में ये अवेलेबल है, हमारे रीजन में। सो ये था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वाइट्स हैं, तो वी कैन। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी प्लीज। जैसे लोग टेस्ट करते हैं कई तरह के एक बीमारी के लिए, इसका वो टेस्ट के आगे पहले टेस्ट करके पता कर सो सीक्वेंस ये नहीं, पहले नहीं कर सकते, स्क्रीनिंग नहीं है कोई भी। जो हम एक नॉर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं 6 महीने या साल में 40 साल के बाद, उससे कभी कभी आइडिया लग सकता है। पर जो लोग भी डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उनको एक नॉर्मल इंसान से 4-5 गुना ज्यादा चांसेस है स्ट्रोक। रिस्क फैक्टर
स्मोकिंग इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर, ड्रिंकिंग इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। तो ये रिस्क फैक्टर जिनको उनको रिस्क है, पर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम टेस्ट करके पहले ही बता दें कि स्ट्रोक होने वाला है। बीपी का सब ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਸਟ ਐਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, किस हद तक इफेक्टिव है? अफीम का बिल्कुल जीरो रोल है। क्यों वो इतना ज्यादा कॉमन क्यों है? जब भी स्ट्रोक होता है या ब्लड वेसल्स की और भी जगहों पे अफीम दिया जाता है, खून की जब भी कोई प्रॉब्लम एंटिसिपेट करते हैं, अफीम एक नार्कोटिक, उसे नींद आती है या पेन चली जाती है, तो पेशेंट को एक वेलबींग की फीलिंग होती है। लेकिन अगर बड़ा स्ट्रोक है, बड़ी नस बंद है, वो अफीम से नहीं पीते। कितने ही पेशेंट्स हैं, आई एम डूइंग दिस फॉर लास्ट 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 15 साल तक मैं 15-18 साल तक आई वाज इन पीजी, आई वाज डूइंग देयर, अभी मैं फोर्टिस में हूँ। सो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अफीम लेने से ठीक होता है, और बहुत सारे पेशेंट अफीम लेने के बाद मेरे पास आते हैं, तब भी हम यही ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट एड दे केड़ी सकते हैं कोई ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ कोई देयर इज नो फर्स्ट एड। उसका रीजन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि एस्पिरिन दे दो, खून पतला कर दो, शायद पेशेंट का क्लॉट खुल जाए, लेकिन इसी से मिलते जुलता एक और ब्रेन अटैक है जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। तो अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुई थी और आपने खून पतला करने की कोई मेडिसिन दे दी, अफीम दे दी, वो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, जान को खतरा हो सकता है। फर्स्ट एड नहीं है। इसके बारे में जानना कि क्या कैसे पता, जो चीजें मैंने बताई कि सिम्टम्स क्या है, और नियरेस्ट हॉस्पिटल, दैट इज द बेस्ट गाइड। वैसे अफीम नुकसानदेह लेकर ज्यादा होगी, इसमें बिल्कुल। स्लो कर देती है उसको प्रोसेस को। नहीं, डिजीज को तो अफीम ना फायदा करती है ना नुकसान करती है, Blood पर cell। एनी ड्रग जिसका इफेक्ट प्रेडिक्टेबल नहीं है वो बॉडी के लिए हार्मफुल। अफीम को मेडिकल ग्रेड अफीम, मेडिकली उसको ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है, बट वो अफीम नहीं है जो घर में खाते। वो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कैसे बनी है, उसके अंदर क्या है, नोबडी नोज। सो स्ट्रोक में अफीम का रोल जीरो है। अच्छा सर, क्लॉटिंग ना हो इसके लिए कुछ है कि आदमी पहले टेस्ट करे? देखिए, हर एक को तो क्लॉटिंग नहीं होती। क्लॉटिंग होने के हमेशा कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होते हैं। तो दो तरह के रिस्क फैक्टर्स 90% पेशेंट्स में हमें मिलते हैं। एक जो अभी मैंने बताया, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज पेशेंट्स को स्ट्रोक होने का रिस्क 30 to 40% है। तो हार्ट डिजीज में क्यों स्ट्रोक होता है? हार्ट की धड़कन जो है अगर रेगुलर नहीं है, ऐसे धक 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 कर ना करके ऐसे धक 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 ऐसे हो जाए, तो खून जो अच्छे से पंप नहीं होता, हार्ट में रुकता है, वो जम जाता है, ब्लॉक कर जाता है, और वो फ्लो के साथ ब्रेन में जाता है। सो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी उनकी हार्ट की कंडीशन है उसको प्रॉपरली मैनेज करें, इग्नोर ना करें, और जो रिस्क फैक्टर्स है उनको कम करें। खून पतला पहले से ही करके रखें, उसका एडवांटेज नहीं है, बिकॉज खून पतला करने में ब्लीडिंग का भी तो रिस्क है ना। तो ऐसे नहीं है कि हम कोई मेडिसिन देके खून पहले ही पतला इससे सर खून पतला होता है वैसे, जैसे कहा जाता है कि बहुत खून पतला है। नहीं, एस्पिरिन रूटीनली खाने की कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है। जिस पेशेंट को चाहिए एस्पिरिन, स्ट्रोक के लिए चाहिए, हार्ट अटैक के लिए चाहिए, कोई नस में ब्लॉकेज उसके चाहिए, उसके लिए देते हैं। खून पतला करना हम जब भी बात करते हैं, खून होता है पतला नहीं होता है। एक्चुअली अगर टेक्निकली हम बात करें, ये जो एस्पिरिन है, खून के जो क्लॉट बनता है उसमें ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। आपने डेंगू में सुना ना, प्लेटलेट कम हो गए, प्लेटलेट ज्यादा हो गए। तो एस्पिरिन प्लेटलेट के फंक्शन को कम करती है, नंबर को नहीं चेंज करती। फंक्शन कम होगा तो क्लॉट होने के चांसेस कम होंगे। उसको हम आम भाषा में बोलते हैं खून पतला होता है। डॉक्टर साहब, अगर दीवान लड़खड़ाहट लग जाती है तो फिर उस स्टेज पे की कोई प्रिकॉशन मेजर है कुछ ज्यादा कि नहीं, वो तो सिर्फ यही इलाज कोई है? अगर बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, बात करते करते सडनली उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, तो दो चीजें होंगी, या तो वो 5 मिनट के अंदर 5-10 मिनट में रिकवर हो जाएगा, या वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर रिकवर हो जाता है उसको हम मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, वो भी स्ट्रोक है। रिकवर नहीं होता तो मेजर स्ट्रोक नहीं है। तो आप घर पे नहीं कुछ कर सकते। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि अगर कोई भी डेफिसिट हो रहा है, जुबान लटका रही है। सर फर्स्ट 2 स्टेप्स क्या होंगे? First step is to pick up the phone, Google it, which is the closest hospital which treats you. There is no primary अगर वो care. रिकवर हो रहा है, दीवान लड़खड़ाहट रिकवर हो रही है, तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट उसका नहीं, वही वो जो मिनी स्ट्रोक है, अगर अपने आप रिकवर हो गया, बाजू नहीं चल रही, 5 मिनट में अपने आप ठीक हो गई, जुबान लटका रही अपने आप ठीक हो गई, दैट इज द वार्निंग स्ट्रोक। दैट मीन्स के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बॉडी ने उसको कंट्रोल कर लिया। उस केसेस में
हम सीटी और एमआरआई करके ब्लड टेस्ट करके एक बार एंड हार्ट की स्क्रीनिंग करके एक बार इंश्योर करते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। और डॉक्टर साहब आज हमने ये प्रेस मीटिंग बुलाई है स्ट्रोक बीमारी के बारे में बात करने के लिए। स्ट्रोक या ब्रेन अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में क्लॉट चला जाता है और ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है, या जुबान लटखड़ा सकती है, या जुबान बंद हो सकती है, या बैलेंस खराब हो सकता है। ये सब उसके लक्षण हैं। बहुत समय तक स्ट्रोक का इलाज केवल 4.5 घंटे तक एक टीके के माध्यम से उपलब्ध था और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब एक नई ट्रीटमेंट जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं अवेलेबल है, जिसमें स्ट्रोक को हम 24 आवर्स तक ट्रीट कर सकते हैं। मेडिसिन के माध्यम से नहीं, एक तरह की मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के माध्यम से, जिसमें हम ब्रेन के अंदर जाकर एक छोटा सा 2 मिलीमीटर का छेद कर टांग में या बाजू में ब्रेन कुछ डिवाइसेस से ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और उस क्लॉट को एक स्टेंट के माध्यम से पकड़कर निकालते हैं। उसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो कि हम 24 आवर्स तक कर सकते हैं। ये एक नया इलाज है जो फोर्टिस में अवेलेबल है और 24 आवर्स तक करने की वजह से हम ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट्स को एक डेफिनेटिव और बेटर हेल्थ केयर दे सकते हैं। स्ट्रोक का सबसे बड़ा सिम्टम है पैरालिसिस। अगर कोई भी इंसान नॉर्मल है और सडनली उसका हाथ चलना बंद हो जाए या पैरालाइज हो जाए, लकवा हो जाए, कान में लकवा हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, जबान लटखड़ाने लगे, ये सारे के सारे स्ट्रोक के लक्षण हैं। बैलेंस खराब हो जाए। जल्दी का कितना जल्दी पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके। क्यों? 1 मिनट में ब्रेन के 10 मिलियन सेल्स मर जाते हैं, तो हर मिनट में 10-10 मिलियन सेल्स खत्म होते जाएंगे। तो जितना जल्दी पहुंचेंगे विद ट्रीटमेंट उतना रिकवरी का चांस बेटर होगा। आउटर लिमिट 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो भी हम ये जो ट्रीटमेंट्स है स्ट्रोक की, थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टमी, वो नहीं दे पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर।